नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको बड़ा क्लास 11 के जो बीए पढ़ा रहा था उसके आगे के टॉपिक्स आज डिटेल में समझाएंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो बड़ा जाकर देखिए, जिससे आपको पता चले बीमा क्या होता है, बीमा के कितने प्रकार हैं और बीमा के क्या सिद्धांत हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था बड़ा। और आज के लेक्चर में बड़ा मैं जो बीमा के प्रकार थे उसी को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। जिसमें बड़ा अगर मैं बात करूं तो जीवन बीमा की बात करूं, जीवन बीमा तो जीवन बीमा बड़ा वैसे दो प्रकार की। कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। एक है बड़ा आजीवन बीमा, दूसरा है सामान्य बीमा। और दोनों के एक है आजीवन बीमा और दूसरा है बंदोबस्ती बीमा। क्या है? बंदोबस्ती बीमा। तो बड़ा इन्हें क्या करेंगे हम डिटेल में समझेंगे। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है, फिर समझाता हूं बड़ा। जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया हो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को बीमा कंपनी निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन देती है। ऐसे अनुबंध को आजीवन बीमा कहा जाता है। यहां तक क्लियर बड़ा? आगे बीमा लेने वाला व्यक्ति निश्चित किए गए प्रीमियम निश्चित समयांतर पर आजीवन भरता रहता है। आजीवन क्या करता है? भरता रहता है। आगे जीवन कैसा है बड़ा? अमूल्य है, इसीलिए इसका मूल्य हम आंक नहीं सकते कितना पैसा जाएगा। लेकिन बीमा लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन का जो भी मूल्य आंके या जो भी प्रीमियम चुकाने की क्षमता के आधार पर बीमा की रकम को निश्चित करता है और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता है। व्यक्ति की मृत्यु के कारण शंकास्पद न हो तो बीमा कंपनी का पॉलिसी पूरी तरीके की रकम चुकाने के लिए क्या माना जाता है? बाध्य माना जाता है। अब बड़ा इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ। आजीवन बीमा का मतलब होता है बड़ा कि आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए बीमा करवाते हो, अपनी लाइफ का पूरी जिंदगी बीमा करवाते हो। अगर बीमा करवाने वाला व्यक्ति मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह पैसा उसके उत्तराधिकारी मतलब उसके परिवार को वह पैसा मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? आजीवन बीमा कहते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने बीमा करवाया है और अगर मान लो वो मर जाता है तो वह पैसा उसके परिवार को मिल जाता है। इस बीमा में आपको हर महीना या हर साल प्रीमियम भरनी पड़ती है। आपको जीवन भर प्रीमियम देना होता है और आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार वालों को वो पूरा का पूरा पैसे मिल जाएगा। इसमें बीमा की जो अवधि होती है बड़ा मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कोई निश्चित नहीं होती है, ये जिंदगी भर चलता रहता है। मतलब आप पैसे जिंदगी भर तक भरते रहोगे। ठीक है बड़ा? वो क्या होता है? आजीवन बीमा। क्लियर बड़ा? यानी जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया है अगर मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह पैसा उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आजीवन बीमा। और आजीवन बीमा का कोई भी निश्चित अवधि नहीं होती है, ये जीवन भर चलता रहता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो पूरा का पूरा पैसा आपके परिवार को मिल जाता है। एक चीज और बता दो, ध्यान से समझना बड़ा। उदाहरण दे रहा हूं बड़ा। मान लो राम नाम का एक व्यक्ति है, 25 साल की उम्र से वो 10 लाख रुपए का आजीवन इंश्योरेंस लिया है, आजीवन बीमा का इंश्योरेंस लिया है और वो हर साल 20,000 रुपया प्रीमियम देता रहा। और राम की मृत्यु 60 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है तो अब बीमा कंपनी राम के परिवार को कितना रुपया देगी? 10 लाख रुपया देगा। क्यों 10 लाख रुपया दिया? क्योंकि वो 25 साल की उम्र से ही उसने क्या किया? उसने 10 लाख तक का उसने क्या करवा लिया? लाइफ आजीवन बीमा करवा लिया। और मान लो उसने हर साल 20,000 रुपया भर रहा है और मान लो 60 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपया उसके परिवार को मिलेगा। ये होता है आजीवन बीमा।
क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा बंदोबस्ती बीमा क्या होता है बेटा, जिसे हितायती बीमा भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बंदोबस्ती बीमा का दूसरा नाम क्या है बेटा। ठीक है, चलिए अब बेटा इसके बारे में भी समझ लेते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति द्वारा निश्चित की गई बीमा की अवधि पूरी होने पर उस व्यक्ति को अथवा निश्चित की गई अवधि पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी उत्तराधिकारी को निश्चित की गई रकम चुकाने के लिए बीमा कंपनी वचन देती है। ऐसे बीमा कंपनी को हम लोग बंदोबस्ती बीमा कहा जाता है। तो बंदोबस्ती बीमा किसे कहते हैं वो आपको यहाँ पर परिभाषा दी गई। इस वचन के बदले प्रतिकार के रूप में बीमा लेने वाला व्यक्ति निश्चित की गई प्रीमियम की रकम निश्चित किए गए समय अंतर पर बीमा की अवधि को भरता रहता है, उसे कहते हैं बंदोबस्ती बीमा। समझाता बड़ा सरल भाषा में या अपनी भाषा में बताता हूं। इसका मतलब क्या होता है, बंदोबस्ती बीमा का मतलब होता है इसमें बीमा करवाने वाला व्यक्ति अगर जिंदा रहा तो समय पूरा होने पर खुद को पैसा मिलता है। मतलब आपने बीमा करवाया है और अगर आप जिंदा हो तो वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लो अगर बीच में ही मतलब आपने 10 साल का बीमा करवाया और 10 साल से पहले ही आप अगर मर जाते हो तो वह पैसा पूरा आपके परिवार को मिलेगा। तो मतलब ये बीमा एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, सुरक्षा देता है दोनों तरीके से कहा जाए तो। इसमें बीमा का समय निश्चित किया जाता है, जैसे 20 साल या 30 साल तक समय निश्चित किया गया हो उसे बंदोबस्ती बीमा कहते हैं। अब दोनों में अगर अंतर पूछे बड़ा, जैसे आपसे पूछे बड़ा कि आजीवन बीमा में क्या अंतर है और जीवन बंदोबस्ती बीमा में क्या अंतर है, तो याद रखना इसके अंदर बाबू क्या होता है बड़ा, इसमें क्या होता है बाबू, आजीवन बीमा के अंदर याद रखना कोई भी सीमा लिमिट नहीं होता है। और बंदोबस्ती बीमा में क्या होता है, सीमा लिमिट होता है, जैसे 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल। तो यहाँ पर क्या होता है, सीमा लिमिट होता है। जैसे मान लो 20 साल का आपने बीमा करवाया, उससे पहले ही अगर आप मर जाते हो तो वो पूरा पैसा आपके परिवार को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बड़ा बंदोबस्ती बीमा, जिनकी सीमा ने मतलब मान लो 20 साल का मतलब 20 साल का उसने बंदोबस्ती बीमा लिया और 5 लाख रुपए का, कितने लाख रुपए का, 5 लाख रुपए 20 साल के लिए। अगर 20 साल के बाद सीमा जीवित रहती है मतलब जिंदा रहती है तो वो 5 लाख रुपए उसे खुद मिलेगा। लेकिन मान लो 20 साल के अंदर अंदर ही अगर उस सीमा की मृत्यु हो जाती है तो वो 5 लाख रुपए उसके परिवार को मिल जाएगा। इसे कहते हैं बंदोबस्ती बीमा। बताओ बेटा, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, बंदोबस्ती बीमा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, और आजीवन बीमा उसे किसे कहते हैं उसकी परिभाषा एग्जाम में आती है, तो ध्यान से समझना बाबू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सीखें। ठीक है, क्या है सामान्य बीमा क्या होता है बेटा? सामान्य बीमा क्या होता है? सामान्य बीमा क्या होता है? तो सामान्य बीमा के वैसे कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सामान्य बीमा के कितने प्रकार है भाई साहब? 3 प्रकार हैं। पहला है माल परिवहन का बीमा, दूसरा है आग का बीमा, और तीसरा है अन्य सामान्य बीमा। एक एक करके तीनों के बारे में समझाऊंगा, बड़ा ध्यान रखना बड़ा। सामान्य बीमा सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है बड़ा। जैसे सामान्य बीमा मतलब यह बीमा सिर्फ जैसे बड़ी बड़ी आपकी मतलब प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपकी गाड़ी, आपका व्यापार, आपके जानवर, स्वास्थ्य जैसी चीजों का बीमा होता है, उसे सामान्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लो आपके घर के ऊपर घर का लोन कर घर का बीमा करवाना तो करवा सकते हो, अपनी गाड़ियों का बीमा करवाना करवा सकते हो, अपने बिजनेस का बीमा करवाना करवा सकते हो, जानवर के ऊपर बीमा करवाना करवा सकते हो, अपने स्वास्थ्य का बीमा करवाना तो करवा सकते हो। ये सारी चीजें किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर आता है? सामान्य बीमा के अंतर्गत में आता है। जीवन बीमा लंबे समय का होता है, लेकिन सामान्य बीमा जो होता है बड़ा वो 1 साल के लिए होता है, या हर साल उसे रिन्यू कराना पड़ता है बड़ा, ये याद रखना बड़ा। जो जीवन बीमा होता है बड़ा, याद रखना वो लंबे समय तक चलता है, मतलब जिंदगी भर चलता है। लेकिन बड़ा जो सामान्य बीमा होता है, सामान्य बीमा मतलब ये जो सामान्य बीमा होता है ये 1 साल के लिए होता है और हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, ये याद रखना। अब इसमें से एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं बड़ा डिटेल में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो बड़ा यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है बड़ा? माल परिवहन का बीमा।
माल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय संपूर्ण और आंशिक हानि होने का जोखिम होता है, तो उससे संबंधित बीमा एक समुद्री बीमा होता है, एक हवाई बीमा होता है, एक रेलवे बीमा होता है। अब देखो, माल परिवहन की बीमा भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप समझो बड़ा दिन, माल परिवहन का बीमा पहले किसे कहते हैं? पहले ध्यान रखो, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते समय जो भी खतरा, जैसे चोरी होना, दुर्घटना होना, आग लगना, तूफान आना, अगर ये सब होता है, उन्हें कवर करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं बड़ा? जीवन माल परिवहन का बीमा लिया जाता है। और माल परिवहन का बीमा 3 हिस्सों में बांटा गया। एक है समुद्री बीमा, दूसरा है हवाई बीमा, और तीसरा है मार्ग मतलब रेलवे मतलब सड़क बीमा। ठीक है बड़ा, क्लियर बड़ा? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब बड़ा इसमें भी एक एक टॉपिक पढ़ते, पहला पढ़ेंगे समुद्री बीमा। बड़ा सबसे समझते बड़ा, समुद्री बीमा ये माल परिवहन के लिए काफी सस्ता माना जाता है। याद रखना, समुद्री बीमा सबसे काफी सस्ता होता है बड़ा, ठीक है, लेकिन बड़ा बहुत विलंबकारी होता है, मतलब बहुत धीमे धीमे चलता है बड़ा, बहुत देर लगाता है, और इसमें जोखिम भी होता है बड़ा बहुत। और इसकी शुरुआत बड़ा 18वीं सदी के पहले और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से पहले होता था। इसीलिए यह बीमा सबसे प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन बीमा अगर कोई है तो वो है समुद्री बीमा। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन सबसे पुरानी बीमा कौन सा है, तो समुद्री बीमा। और ये संस्था कहाँ पर चालू हुआ था? लाइज ऑफ लंदन नाम की एक संस्था ने, लाइज ऑफ लंदन नाम की एक संस्था ने समुद्री बीमा का क्या किया था? शुरुआत किया था। और यह संस्था 325 वर्ष से भी अधिक समय से विश्वसनीय बनाए रखी है। क्लियर होना? एक बार समझाता हूँ। समुद्र के रास्ते से सामान भेजना उसे कहते हैं समुद्री बीमा, जिसमें समुद्र में तूफान, जहाज डूबने और समुद्री लूटपाट जैसी घटना की सुरक्षा देता है। यह सबसे पुराना बीमा है। सबसे पुराना बीमा अगर कोई है तो वो है समुद्री बीमा। पहले जहाज से ही व्यापार सबसे ज्यादा रिस्क होता था, मतलब पहले जहाज से सारा व्यापार होता था, उसमें बहुत रिस्क होता था सबसे ज्यादा। जैसे मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, आपने जहाज से 1 करोड़ रुपए का माल भेजा, अगर जहाज डूब गया तो वहां पर क्या होगा? समुद्री बीमा आपको क्या करेगा? पूरा का पूरा पैसा देगा, उसे कहते हैं समुद्री बीमा। क्लियर बड़ा? अब हम बात करते हैं हवाई बीमा क्या होता है, एयर इंश्योरेंस। बड़ा एयर इंश्योरेंस बड़ा ध्यान रखना बड़ा, ये भी हवाई जहाज से सामान भेजने पर होता है बड़ा। और इसकी शुरुआत बड़ा 19वीं सदी के बाद इसका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि हवाई मार्ग तेजी और सुविधाजनक है। हवाई मार्ग के हादसे और खराब मौसम दुर्घटना से बचाने का आपको बीमा करवाने का मौका मिलता है। यानी इसकी शुरुआत बड़ा 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है बड़ा, माल भेजने का शुरू हवाई मार्ग से प्रारंभ हुआ था। हवाई मार्ग ये बहुत ही तेजी से लेकिन बहुत ही खर्चीला भी है और जोखिम भरा है, मतलब बहुत ही तेजी से पहुंच जाता है लेकिन बहुत खर्चीला और जोखिम वाला है। इसीलिए हवाई परिवहन का मूल्यवान कम वजन वाली माल का परिवहन था। याद रखना, हवाई बीमा में हमेशा बहुत ही कम वजन वाला माल सामान यहाँ से वहां जाता है। समुद्री मार्ग की तुलना में हवाई मार्ग का प्रीमियम दर बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, मतलब हवाई बीमा बहुत ज्यादा महंगा है बेटा, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसके अंदर, और कम वजन वाला वस्तु ही सिर्फ लेके जा सकती हूँ, उससे ज्यादा चीजें नहीं ले जा सकती। इसमें बड़ा कैसे नुकसान होता है बड़ा, जैसे मान लो आप अगर अपनी फ्लाइट से 50 लाख रुपए का सोना भेजा है, तो फ्लाइट अगर क्रैश हो जाती है तो बड़ा वहां पर हम हवाई बीमा जो कंपनी होती है वो आपको क्या करती है? पैसा देती है। ठीक है, अगर किसी भी चीज का नुकसान होता है तो, ठीक है, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस कराया तो ही देगी बेटा। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या बेटा? तीसरा पॉइंट, मार्ग बीमा मतलब रेलवे सड़क के बारे में। देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। जैसे सड़क, रेलवे से माल सामान भेजने पर होने वाले खतरे, जैसे चोरी होना, दुर्घटना होना, बाढ़ आना, आग आना, नुकसान, ये सारी चीजों को कवर करता है। अगर कुछ भी होता है बड़ा तो वहां पर मार्ग या रेलवे सड़क बीमा आपको क्या करेगा? पूरा का पूरा पैसा भेजेगा बड़ा। और याद रखना, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है बेटा, क्योंकि रोड और रेल मार्ग सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इसीलिए बेटा। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, मार्ग परिवहन भूमि मार्ग और रेलवे मार्ग
का समावेश होता है। भूमि, रेलवे मार्ग, परिवहन, क्योंकि जोखिम में चोरी, लूटपाट, माल स्थानांतरण ये सारे होते हैं। इन सभी की रक्षा करने के लिए, जोखिम की रक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा मार्ग लिया जाता है। ठीक है, क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने ट्रक से या मान लो रेलवे से 10 लाख रुपए का माल मैं भेज रहा हूं, रास्ते पे कोई एक्सीडेंट हो गया, या बीमा कंपनी आपको 10 लाख रुपए का नुकसान पूरा भरेगी। ठीक है बड़ा, क्योंकि भाई अगर आपने बीमा करवाया है तो आपको पूरा कंपनी का पैसा क्या करेगा, कंपनी वाला आपको देगा। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आग का बीमा के बारे में समझेंगे। चलिए, आग का बीमा क्या होता है बड़ा, जैसे ध्यान देना बड़ा, मान लो आग लगने से होने वाला नुकसान को क्या करता है, आग का बीमा कवर करता है। जैसे घर, दुकान, फैक्ट्री, गोदाम, ऑफिस के लिए होता है ये स्पेशल, और ये बीमा 1 साल के लिए ही होता है और हर साल से रिन्यू कराना पड़ता है। इसमें तय किया जाता है कि नुकसान कितना हिस्सा कंपनी देगी। जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री में 20 लाख रुपए का माल जल गया, तो फायर इंश्योरेंस के तहत कंपनी उतना ही पैसा आपको देगी। मतलब जितने का आपका नुकसान हुआ है उतना ही पैसा आग का बीमा आपको देगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि माल संपत्ति निश्चित कारण परिणाम स्वरूप पूर्ण या आंशिक हानि हो व नष्ट हो जाए तो क्षतिपूर्ति वचन के कारण प्रीमियम का बदला प्राप्त करने के अनुबंध आग का बीमा कहते हैं। आग का बीमा योग्य बीमा हित का सिद्धांत अनिवार्य रूप से अमल होता है। बीमा लेते समय जब माल की संपत्ति में आग या हानि होता है तो बीमा धारक माल संपत्ति की निश्चित रकम का योग्य हित का होना चाहिए। मतलब जितने का नुकसान हुआ उतना ही पैसा आपको मिलता है, इसे बोलते हैं आग का बीमा। अन्य सामान्य बीमा के अंदर क्या था, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। अन्य सामान्य बीमा के अंदर मैं आपको बता दूं, बड़ा धीरे धीरे अगर समझाऊं तो बड़ा, ये बीमा के अंदर अलग अलग कारण के बीमा नए प्रकार के होते बड़ा। जैसे बड़ा, जो गायक होता है, गायक हमेशा किसका इंश्योरेंस करवाता है बड़ा, गले का। जो गायक सिंगर होता है बड़ा, वो हमेशा गले का इंश्योरेंस कराता है। और मान लो अगर कोई वाहन का उपयोग कर रहा है या दूसरी की क्षतिपूर्ति देने वाला त्राहित पक्ष से थर्ड पार्टी का बीमा। कोई कर्मचारी बड़ा अपने प्रतिफल का बीमा ले सकता है बड़ा। ठीक है, श्रमिक बीमा करवा सकता है, विद्यार्थी समूह में होने वाला सामान्य सामाजिक क्षतिपूर्ति का बीमा करवा सकता है, चिकित्सा करवाने वाले प्रतिफल प्राप्त करने का बीमा करा सकता है, धंधा बंद होने से लाभ होने वाले नुकसान का बीमा करवा सकता है, कर्मचारी के द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी में होने वाली क्षतिपूर्ति का बीमा करवा सकता है, खेल कूद स्पर्धा के प्राकृतिक कारणों आयोजित न होने से सबसे अधिक विलंब होता है उससे हानि होने वाले बीमा का अनेक प्रकार की बीमा आप करवा सकते हो। मतलब अगर बताऊं, स्वास्थ्य का बीमा आप करवा सकते हो। मतलब अगर आप बीमार हो रहे हो, हॉस्पिटल का खर्चा नहीं है तो खर्चा कौन देगा, बीमा कंपनी देगा। दुर्घटना, मान लो एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट का मदद करता है। कर्मचारी बीमा, मतलब कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए क्या करती है, बीमा करवाती है और उनकी सैलरी में से कुछ पैसे काट लेती है, फिर बाद में जब रिटायर होता है तो उनको पैसा पेंशन के रूप में मिलता है। चोरी का बीमा करवा सकते हो। मतलब मान लो आपकी कंपनी बहुत सारा 10-12 लाख का माल सामान पड़ा है, अगर वो चोरी हो जाता है तो उसका बीमा करवाओगे तो बीमा कंपनी वाला क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा पैसा देगा। पशु का बीमा, गाय, भैंस, घोड़ा, जानवरों का भी बीमा करवा सकते हो। ठीक है, अगर गाय, घोड़ा, भैंस अगर मर जाते हैं तो इनका पैसा कौन देता है, बीमा कंपनी देगा। और बड़ा, प्राकृतिक आपदा का बीमा, मान लो भूकंप आ गया, जैसी घटनाएं होती है बड़ा, तो उसके पीछे भी वो सारा खर्चा कौन देता है, बीमा कंपनी वाला। खेल कूद का बीमा, खिलाड़ियों की बीमा भी करवा सकते हैं। यात्रा बीमा, अगर आप सफर कर रहे हो, अगर कुछ नुकसान होता है बड़ा, ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर कुछ भी नुकसान होता है तो बीमा कंपनी वाला क्या करेगा, उस पैसे देगा। महिला बच्चों का भी बीमा करवा सकते हो बड़ा, जैसे। ठीक है, अलग अलग टाइप के, मतलब अन्य बीमा के अंदर बहुत सारे टाइप के बीमा होते हैं बड़ा। ठीक है बड़ा, एक चीज और बड़ा एग्जाम में पूछता है बड़ा, एग्जाम में आपसे पूछेगा स्वास्थ्य बीमा के बारे में समझाइए। इसके बारे में, स्वास्थ्य बीमा, तो आपको यही उत्तर लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। क्या लिखा है, व्यक्ति आरोग्य रक्षा या इलाज के लिए काफी खर्च करना पड़ता है। मतलब जब व्यक्ति बीमार होता है तो इसको इलाज कराने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो बीमा लेने वाला व्यक्ति निर्धारित शर्त के अनुसार अगर प्रीमियम के बदले बीमारी का खर्च की भरपाई करे तो बीमा पॉलिसी क्या करता है, उसे स्वास्थ्य बीमा कहते हैं। मतलब मेडिक्लेम इंश्योरेंस कहा जाता है बड़ा। ठीक है बड़ा, ये सब एग्जाम में क्या होता है बड़ा, आता है बड़ा, इसे ध्यान रखना बड़ा। ठीक है, ये बड़ा पूछते स्वास्थ्य बीमा के को समझाइए।
तो बड़ा यही आपको पॉइंट लिखना रहेगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अगर सारी चीजें क्लियर हो रहा ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें समझा रहा हूँ। बस खाली आप मेरी वॉइस को सुन लोगे ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना खाली उसी को सुन लोगे ना, तो भी बड़ा आपको हर एक टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा मैं आपको और भी चीजों के बारे में समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे बीमा का निजीकरण। ये क्या होता है बड़ा, ध्यान दीजिएगा, बताता हूँ बड़ा। मतलब भारत में बीमा का शुरुआत किसने किया था? प्राइवेट क्षेत्र वालों ने से शुरू हुआ था। मतलब याद रखना, पहले भारत में बीमा सरकारी कंपनी करती थी। पहले कौन करती थी? सरकारी कंपनी, जैसे LIC GIC करती थी। और आज प्राइवेट कंपनियां भी बीमा कंपनी करती हैं। ठीक है, आज वर्तमान में बीमा कंपनियां भी करती हैं। बड़ा जैसे देखो, प्रारंभ में प्राइवेट कंपनी, भारत में ब्रिटिश शासन के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियों ने भारत में बीमा कार्य शुरू किया था। ये सब शुरुआत कहाँ से थी? विदेशी कंपनियों के माध्यम से हुआ था। आरोग्य पारिवारिक आचरण के लिए किए जाते थे। अपेक्षों के कारण 19 जनवरी 1956 के दिन आदेश द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बेटा? 19 जनवरी 1956 के दिन की गई थी बेटा। जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का अधिकार प्रारंभ हुआ। सामान्य बीमा प्रारंभ भारत के ब्रिटिशों के द्वारा हुआ था। सामान्य बीमा किसने शुरू किया था? अंग्रेजों ने शुरू किया था। सामान्य बीमा समय अंतर पे नियंत्रित किया जाता रहता है, जो आजादी के बाद उसको भी जारी रखा। 1972 से सामान्य बीमा मतलब अंतरराष्ट्रीयकरण कानून लाया, जो कब आया? 1 जनवरी 1973 के दिन सभी सामान्य बीमा कंपनी राष्ट्रीयकरण को कर दिया था। बीमा के क्षेत्र में कामगिरी समीक्षा के लिए एक सीमित रचना की गई थी। उसके अहवाल के कारण भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग मिलकर के धंधा को व्यवस्था की और 1999 में बीमा नियमन और विकास परिषद मतलब IDAR की स्थापना उन लोग ने क्या कर दिया था। आप बड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले भारत में बीमा सिर्फ सरकारी कंपनियां चलाती थी, जैसे LIC और GIC, और आज प्राइवेट कंपनियां भी कर रही हैं। इसमें ज्यादा विकल्प मिलते थे क्योंकि अच्छी योजनाएं में आती थी और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ने लगा बीमा का, और आप विदेशी कंपनियां भी भारत में बीमा कर सकती हैं। पहले सिर्फ LIC बीमा ही होता था, अब तो HDFC लाइफ, ICIC प्रोविडेंट और टाटा AI और जैसी प्राइवेट कंपनियां भी बीमा देती ही हैं। ठीक है, तो ये था बड़ा हमारा बीमा का निजीकरण। ठीक है बाबू, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी संस्था के बारे में। ठीक है, आगे बात करते बड़ा हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे IRDA के बारे में। बड़ा ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है IRDA के बारे में। तो बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, इस मतलब IRDA का पूरा फुल फॉर्म क्या है बड़ा? इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंडा। ठीक है बड़ा, क्लियर बड़ा? चलिए बताता हूँ बड़ा इसके बारे में, पूरा डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान दीजिए बड़ा। सारी चीजें बड़ा आपको समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट को बेटा मैं आपको क्या करूंगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसमें पढ़ना क्या है वो बता रहा हूँ। तो पहले तो IRDA का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। टिक करते जाना। तब अब बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें बताएंगे। ये भारत सरकार की एक संस्था है। इसकी संस्था बड़ा भारत सरकार की क्या है? एक संस्था है। ठीक है बड़ा, क्लियर बड़ा? जो बीमा कंपनियों को नियम बनाती है, बीमा कंपनियों के लिए क्या बनाती है? नियम बनाती है और उसे पालन करवाती है। ये सारा काम किसका है बड़ा? इनका ही है। ठीक है, 1999 में IRDA एक्ट तहत बनाया गया था बड़ा। ठीक है बड़ा, इसका काम बीमा कंपनियों को सही तरीके से काम करें और ग्राहकों के हित में रक्षा करें, इसलिए ये बनाया गया था। इनका मेन काम क्या होता बड़ा? पहला काम क्या है? एक तो नियम बनाना और उसे लागू करवाना, पहला काम ये था। दूसरा, विदेशी निवेश को मंजूरी देना।
तीसरा, ग्राहकों के हित में रक्षा करना। चौथा, बीमा कंपनियों के लाइसेंस बनाना। पांचवा, बीमा कंपनियों की निगरानी रखना। ये सारे काम किसके थे बेटा? बीमा IRDA का था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण भारत का सर्वोच्च और स्वायत्त कानूनी संस्था है। भारत का है, कहाँ का है? भारत का एक कानूनी संस्था है बेटा, जो बीमा के क्षेत्र में नियमन और विकास का कार्य करती है। नियमन मतलब क्या होता है बाबू? नियम बनाना और उसको पालन करवाने का काम करती थी। IDAR एक्ट जो है 1999 में निजी कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र खोले गए और इन निजी कंपनियों के विदेशी प्रत्यक्ष FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26% तक स्वीकृति दी गई। वर्ष 2015 में थोड़ा थोड़ा बढ़ा 49% तक आ गई। इस प्रकार से बीमा कंपनियों ने भारतीय बीमा में 49% सीधा पूंजी निवेश कर सकती थी। एजेंडा, इनका मेन उद्देश्य क्या था? मतलब इनका मेन काम क्या था? पहला काम क्या था कि बीमा धारकों को उनको अलग अलग पसंदगी मिले, पहला काम था। दूसरा काम क्या था? बीमा कंपनियों के मध्य स्वास्थ्य स्पर्धा को अमल में प्रीमियम को अधिक अच्छी सेवा मिले, इसलिए। तीसरा, अर्थतंत्र के लिए कोषों प्राप्त करना। और चौथा, बीमा कंपनियों को स्वनियंत्रण करने का पैदा करना और शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना। ये सारे काम किसके थे? बीमा यानी IRDA का। अगर बड़ा आपको ये वर्ड हार्ड लगे बड़ा तो मैं आपको कुछ 5 नाम बता रहा हूँ। पहला काम क्या था इनका? नियम बनाना, उसे पालन करना। ये था पहला पॉइंट। क्या था? नियम बनाना, उसे पालन करना। ये पहला काम इसका था IDAR का। इसमें क्या होता था? बीमा कंपनियां कैसे काम करेगी उसके लिए नियम बनाना, ठीक है बड़ा। यानी जैसे उदाहरण के रूप में प्रीमियम कैसे लिया जाएगा, क्लेम कैसे मिलेगा, ये सारे तरीके को पहले से नियम बना के तय करना, ये पहला काम है। दूसरा, विदेशी निवेश को मंजूरी देना, मतलब ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को भारत में बोलना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे पहले विदेशी कंपनी भारत में बीमा सिर्फ 26% तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, निवेश कर सकती थी। अभी 2015 में बढ़कर 49% जितना कर दिया गया है। ये दूसरा काम था। तीसरा काम क्या था कि ग्राहकों को हित की रक्षा मिले, मतलब ग्राहकों को इसमें सुरक्षा मिले। अगर किसी भी ग्राहकों को बीमा क्लेम अटकता है तो IDAR क्या करता है? उसकी मदद करता है। मतलब उसने बीमा करवाया लेकिन वो क्लेम करना चाह रहा है, लेकिन वो क्लेम अगर रिजेक्ट हो रहा है तो IDAR क्या करेगा? उसकी मदद करेगा। एंड चौथा क्या बड़ा? बीमा कंपनी क्या करता है? लाइसेंस बनाने का काम करता है। क्या करता है? लाइसेंस बनाने का काम करता है। यानी कई नई बीमा कंपनी शुरू करनी है तो IDAR से क्या लेना पड़ता है? अनुमति लेनी पड़ती है। पांचवा, बीमा कंपनियों के ऊपर निगरानी रखा जाता है। क्या कहता है? निगरानी रखा जाता है, स्वनियंत्रण पैदा किया जाता है। यानी कंपनियां सही नियमों से चल रही है या नहीं, ये सारा देखने का काम कौन करता है? IDAR। यानी IDAR के 5 काम। कितने काम है? 5। पहला काम है नियम बनाना, लागू करना। दूसरा, विदेशी निवेश की मंजूरी देना। तीसरा, ग्राहकों के हित में रक्षा करना। बीमा कंपनियों के लाइसेंस बनाना और बीमा कंपनियों के ऊपर निगरानी रखना। ये 5 काम ये करता था। ठीक है, एग्जाम में आता है बड़ा, इसे ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा बड़ा। बड़ा कल के लेक्चर में बड़ा बाबू मैं आप लोगों को बताऊंगा बड़ा डाक सेवा के बारे में बताऊंगा, जो ये भी एग्जाम में आता है। ये वाला क्लास में आपको कल समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।